हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। राइट गाइस, तो गाइस मैं 2026 के सीए इंटर के टैक्स के अटेम्प्ट के लिए अपने रिवीजन सीरीज का दूसरा चैप्टर दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम को आज अपन केटर करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अपन क्या करेंगे, पहले अपन फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट्स निपटा लेंगे एंड उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस तो चलो आपके इंस्टीट्यूट के सोर्स के ही हैं और एक मास्टर क्वेश्चन मैंने बनाया है स्कोप ऑफ इनकम पे। ठीक है, ये क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे एंड आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा चैप्टर जो है वो एकदम आपके ग्रिप में आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन फटाफट से अपना कॉन्सेप्चुअल रिवीजन चालू करते हैं। आई गेस मेरे पाँव में क्रैम्प आ रहा है, एक सेकेंड। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। राइट, चलो तो सबसे पहले सर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड कंपनीज अपने को पढ़ना है। राइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर इंडिविजुअल की। तो सर अगर आप इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करो तो एक इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा सर या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। सर अगर एक इंडिविजुअल को नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? तो सर अगर एक इंडिविजुअल एनी वन बेसिक कंडीशन, ठीक है, आउट ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन अगर वो एनी वन बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो बन जाएगा रेसिडेंट, अदरवाइज ही विल बी अ नॉन रेसिडेंट। मतलब अगर उसने दोनों बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया देन इन दैट केस ही विल बी अ नॉन रेसिडेंट। एक बार जो एक इंडिविजुअल रेसिडेंट बन जाता है तो आप फर्दर चेक करते हो कि वो आरओआर है या फिर आरएनओआर, यानी कि सर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। तो सर ये चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो इंडिविजुअल एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। So to become a ROR, the individual needs to satisfy both the additional conditions. Point to be noted guys, both the additional conditions उसको satisfy करने पड़ेंगे। अगर वो दोनों additional conditions satisfy करेगा then he will be a ROR or else he will be a RNOR। ठीक है सर, मतलब अगर उसने एक additional condition satisfy करा, दूसरा नहीं करा या दोनों नहीं करे तो वो RNOR बन जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर ये बेसिक कंडीशन क्या है और ये एडिशनल कंडीशन क्या है? तो सर बेसिक कंडीशन का मतलब आपका जिस साल का आप रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो, नॉट कैलकुलेट, जिस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस आप इंडिविजुअल के लिए डिटरमाइन कर रहे हो उस साल में इंडिया में जो पीरियड ऑफ स्टे है उस बंदे का मोर देन इक्वल टू 182 डेज का होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? मोर देन इक्वल टू 182 डेज का। ठीक है सर, एडिशनल कंडीशन बोलती है कि द इंडिविजुअल मस्ट बी अ रेसिडेंट, माय बैड। बेसिक कंडीशन में पहला बेसिक कंडीशन कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शुड बी मोर देन इक्वल टू 182 डेज, या फिर सर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शुड बी एटलीस्ट 60 डेज एंड साथ ही साथ इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया होना चाहिए एटलीस्ट 365 डेज का। मतलब सर इमीडिएट वर्ड पे आप जरूर फोकस करिएगा गाइस। ठीक है, इमीडिएट वर्ड पे जरूर फोकस करना। जिस साल का, जैसे अगर मैं 25-26 के प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहा हूं तो इमीडिएटली 4 साल पहले, यानी कि सर 24-25, 23-24, 22-23 एंड 21-22, ये 4 साल में मिला के उसका पीरियड ऑफ स्टे एटलीस्ट 365 डेज होना चाहिए अलॉन्ग विथ एटलीस्ट 65 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तब जाके आपका बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब इन दोनों में से आपने अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया देन इन दैट केस यू विल बी अ रेसिडेंट। सर सवाल आता है एडिशनल कंडीशन क्या है? तो एडिशनल कंडीशन बोलता है कि ड्यूरिंग द 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, राइट, सिमिलरली इसमें भी प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग है कि इमीडिएटली 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में आपका जो रेसिडेंट है, ठीक है, आप मतलब आपका जो इंडिविजुअल है ही शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। मतलब अगर मैं बात करूं कि मुझे श्रेयस अय्यर का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26, तो 25-26 के प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले के जो 10 साल है उसमें एटलीस्ट 2 साल में वो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। साथ ही साथ पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे वर्ड यूज हुआ है एंड। ठीक है सर, यहां पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? एंड। ऊपर वर्ड यूज हुआ था क्या एंड? नहीं, ऊपर इनफैक्ट यूज होता है सर और। ठीक है, ये एंड वर्ड का मतलब है कि साथ ही साथ पहले के साथ दूसरी एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स आपका पीरियड ऑफ स्टे होना चाहिए एटलीस्ट 730 डेज इन इंडिया। कम से कम 730 दिन आप इंडिया में बिताने
चाहिए, तब जाके आप अपना दूसरा एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। ठीक है सर, तो बेसिक और एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होती है समझ में आ गया, परफेक्ट। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं सर, टू बी प्रिसाइज 3 ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपका सेकंड बेसिक कंडीशन जो होता है ना, ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है ये कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होता। ठीक है सर, सेकंड बेसिक कंडीशन जो है वो 3 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता, और एक केस में एप्लीकेबल तो होता है बट विद अ स्लाइट वेरिएशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर, तो आओ चलो देखते हैं कि कहां पे वो 60 डेज वाला जो कंडीशन है इज नॉट एप्लीकेबल। सर सबसे पहले आपने रुस्तम मूवी देखी है, तो उसमें जो होता है अपना अक्षय कुमार, राइट, अक्षय कुमार, हाँ अक्षय कुमार, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। अक्षय कुमार उस मूवी में इंडियन शिप का क्रू मेंबर था और वो इंडिया छोड़ के एम्प्लॉय मतलब अपना शिप पे जाता है इंडिया छोड़ के अपने काम के सिलसिले में, बराबर। तो वहां पे आपका सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। मतलब उस केस में अगर रुस्तम को रेसिडेंट बनना है तो उसको एटलीस्ट 365 डेज में एटलीस्ट 182 डेज बिताने पड़ेंगे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में। ठीक है सर, सिमिलरली इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, मैं सीए बनने के बाद मेरी जॉब दुबई में लग जाती है, मैं आउटसाइड इंडिया जा रहा हूँ, आई एम एन इंडियन सिटीजन, आई एम लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे भी सर सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अब अगर ऐसे केसेस में मुझे रेसिडेंट बनना है तो मुझे इंडिया में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज बिताने पड़ेंगे। तीसरा केस, कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, who is visiting India and total income excluding the foreign sources, right, is up to 15 लाख। मतलब टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, मतलब इंडिया से उसका इनकम जो है वो अप टू 15 लाख का है किसी इंडियन ओरिजिन के इंसान का या इंडियन सिटीजन का ड्यूरिंग द विजिट। तो ऐसे केसेस में सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसे इंसान को अगर इंडिया में रेसिडेंट बनना है तो सर जी उसको भी क्या करना पड़ेगा, 182 डेज कम से कम बिताने पड़ेंगे इंडिया में। एक एग्जांपल लेते हैं, इंडियन सिटीजन का पर्सन, एक इंडियन सिटीजन को समझ के चलो, विराट कोहली। विराट कोहली आधे से ज़्यादा टाइम लंदन में रहता है। अब विराट कोहली अगर आधे से ज़्यादा टाइम लंदन में रहता है और वो इंडिया आता है विजिट करने, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया विजिट करने आ रहा है, वो आता है, सिर्फ विजिट करता है और चले जाता है, इज नॉट अ क्रिकेटर, वो आता है, विजिट करता है और चले जाता है। जिस दौरान वो विजिट करता है अगर उसका इंडियन सोर्स से इनकम जो है 15 लाख रुपए तक का है तो सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर उसका ये इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है देन इन दैट केस आपको जो है सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगी बट विद अ स्लाइट वेरिएशन, राइट। तो स्लाइट वेरिएशन क्या है कि यहाँ पे एटलीस्ट 60 डेज की जगह उसको रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 120 डेज बिताने पड़ेंगे, एंड पहले की तरह पिछले इमीडिएट 4 सालों में कम से कम 365 डेज बिताने पड़ेंगे, तब जाके वो क्या होगा सर, रेसिडेंट बनेगा। क्लियर है सर। तो यहाँ पे मैंने आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे सर मैंने आपको रुस्तम मूवी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दुबई में मेरी जॉब लग गई उसका एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे सर मैंने आपको विराट का एग्जाम्पल दिया, और यहाँ पे भी सर मैंने आपको विराट का एग्जाम्पल दिया। बस इनकम उसकी कम ज़्यादा थी। ठीक है सर, अब यहाँ पे आपको एक फोकस करना है पॉइंट पे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है। तो सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब होता है ये मैं आपको भी 2-5 मिनट में बताऊंगा। ठीक है सर। सर कभी कभी पता है क्या होता है, एट टाइम्स ऐसा होता है कि एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जिसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द फॉरेन सोर्स, मतलब इंडियन सोर्स से 15 लाख रुपए से ज्यादा का है। ठीक है सर, क्या बोला मैंने सर, ये तो आपने भी ऊपर भी बोला था। देखो एक पहला गलती आपने ये करा कि मैंने यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बोला, यहाँ पे मैंने सिर्फ इंडियन सिटीजन बोला। ठीक है सर, मैंने क्या बोला, एक इंडियन सिटीजन है जिसका इंडियन सोर्स से इनकम जो है 15 लाख से ज़्यादा का है। दूसरा गलती जो आपने ये करा कि ये सेम है, ये सेम नहीं है। दूसरा गलती आपका ये था कि मैंने ये नहीं बोला ड्यूरिंग द विजिट, मैंने ये यूज ही नहीं करा कि ड्यूरिंग द विजिट उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है सर, तो पहला यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये जो प्रोविजन अपन पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन पे लगता है। ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है जिसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा का है, राइट, और उसकी उस इनकम पे किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं लगता, ठीक है, ना तो बाय द रीजंस ऑफ डोमिसाइल और रेसिडेंस, ठीक है ना, मतलब ना कोई भी रीजन से उसको उस पैसों पे किसी दूसरे कंट्री में अगर टैक्स नहीं भरना, ठीक है, तो ऐसे केसेस में सर उस इंसान को हम हमारे कंट्री का डीम रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। फिर चाहे वो इंडिया में उस साल एक भी दिन के लिए आया हो या नहीं आया हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। स्टे इन इंडिया रिक्वायर्ड है क्या? नो, द स्टे इज नॉट नेसेसरी।
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कवर्ड अंडर डीम्ड रेसिडेंट? नो सर, ओनली इंडियन सिटीजन्स आर कवर्ड। डीम रेसिडेंट को आप क्लासिफाई कैसे करोगे? तो डीम रेसिडेंट हमेशा हमारे लिए क्या होगा सर? RNOR होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे ना मेरे को आपको एक चार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझानी है, और वो मैं आपको कहाँ से समझाऊंगा? ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स वाली शीट से समझाऊंगा। ज़रा ध्यान देना, आपको यहाँ पे जितनी भी एरर होते हैं या आपको जितनी भी कंफ्यूजन होता है रेसिडेंशियल स्टेटस में, वो आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ज़रा इस चार्ट को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है ये चार्ट? देखो सर, एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, उसका इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्स अप टू 15 लाख है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में उस पर सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर उसका पीरियड ऑफ स्टे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज हुआ तो वो रेसिडेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है सर। अगर एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसका इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्स ग्रेटर देन 15 लाख आता है, राइट, तो आप उसका चेक करोगे कि पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कितना है। अगर पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ग्रेटर देन 182 डेज है, अब तो कहानी खत्म, कुछ आगे चेक करने का जरूरत नहीं, ही विल बी अ रेसिडेंट। बट अगर लेस देन 182 डेज है तो अब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट यहाँ पे आपके, क्योंकि यहाँ पे सर आपका 182 डेज कम से कम है, तो आप पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे और रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। सेकेंड बेसिक कंडीशन आप पे लगेगी तो सही, बट विद अ स्लाइट वेरिएशन। तो यहाँ पे अगर आपका पीरियड ऑफ स्टे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन इक्वल टू 120 डेज है, साथ ही साथ इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज या उससे ज़्यादा है, तो आप रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है सर, परफेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप अगर एक इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जिसका इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख रुपए से ज़्यादा का है, ठीक है, एंड आपका पीरियड ऑफ स्टे के अकॉर्डिंग आप इंडिया विजिट ही नहीं करते, ठीक है सर, तो ऐसे केसेस में वेदर द इनकम इज टैक्सेबल आउटसाइड इंडिया और नॉट, अगर इंडिया के बाहर टैक्सेबल होता है आपका इनकम, तब तो सर आप नॉन रेसिडेंट हो। ठीक है। ऑल्सो ये वाले चार्ट के लिए आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया विजिट ही नहीं करते और आपकी उस इनकम को कहीं और, ठीक है, आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल भी नहीं किया जाता, तो ऐसे केसेस में आप डीम्ड रेसिडेंट होगे एंड आप हमेशा RNOR होगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो मैंने आपको कहाँ कहाँ पे सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है, कहाँ पे विद स्लाइट वेरिएशन होती है, और डीम रेसिडेंट के टॉपिक को एक इस मास्टर चार्ट से समझा दिया है। ठीक है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू, राइट सर। चलो अब आ जाओ आप लोग वापस से अपने मेन नोट्स पे। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि राज नाम का, ठीक है, एक इंडियन सिटीजन था जो कि रशिया में काम करता था। अब राज रशिया में क्या काम करता था उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन दैट कंट्री बाय द रीजंस ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस। ठीक है। राज एक इंडियन सिटीजन है, आउटसाइड इंडिया काम करता है और उसको उधर की कंट्री में टैक्स नहीं लगता। ही स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर 300 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है। नॉर्मली राज वुड बी कंसिडर्ड अ नॉन रेसिडेंट इंडियन. However, his total income earned from sources in India exceeds 15 lakhs in the same financial year, जिसके ऊपर उसको रशिया में टैक्स नहीं भरना पड़ रहा। अब वो इंडिया में चाहे एक भी दिन के लिए क्यों ना है, अगर वो इंडियन सिटीजन है जिसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा की है, ठीक है, और उसकी उस इनकम पे किसी और कंट्री में टैक्स नहीं लगता, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ स्टे, ठीक है, हम उस इंसान को क्या मानेंगे सर? डीम्ड रेसिडेंट मानेंगे, और वो हमारे लिए हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर है क्या सर? अरे यस और नो। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। सर हमने बोला था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब अगर कोई इंसान, उसके पेरेंट्स या ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो उस इंसान को आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलोगे। ठीक है सर, समझ गया। स्टे इन इंडिया की आप बार बार बात कर रहे थे सर, तो जो स्टे इन इंडिया है ना, इट इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर्स। मतलब आप अगर टेरिटोरियल वाटर्स यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स में हो फ्रॉम द कोस्ट लाइन, ठीक है, इंक्लूडिंग शिप्स और बोट्स, ठीक है, तो वहां पे आपका पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद बोला है कि आपका जो पीरियड ऑफ स्टे है इट नीड नॉट बी कंटिन्यूस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस बेसिस पे हो, राइट, आप आना जाना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट।
ठीक है, आप आना जाना कर सकते हो। व्हाट डज दैट मीन? स्टे इन इंडिया, जैसे अगर आप अप्रैल में आए 1 महीने के लिए, फिर आप चले गए, फिर आप वापस दिसंबर में आए, और फिर वापस जाने के बाद फेब और मार्च में इंडिया में थे, तो ये पूरा का पूरा जो आप ब्रेक्स में आए थे, इस पूरे के पूरे काउंटिंग को पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अगर मेरा पीरियड ऑफ स्टे गिन रहे हो, तो मैं अगर कुछ दिन बनारस में था, कुछ दिन नागपुर में था, कुछ दिन मुंबई में था, कुछ दिन चंडीगढ़ में था, तो क्या सबको गिनना जाएगा? क्या मुझे इकट्ठा एक ही जगह पे रहना पड़ेगा? नहीं, आप इंडिया में रहो, किधर भी घूमते बैठो, आप, हमको उससे मतलब नहीं है। हम आपका इंडिया में अगर स्टे है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। काउंटिंग स्टे ड्यूरेशन, अब यहाँ पे जब अपन ड्यूरेशन गिनते हैं ना, आपका इंडिया में स्टे कितना था, तो जिस दिन आप इंडिया में आए यानी अराइव हुए, और जिस दिन आप डिपार्चर कर रहे हो, इंडिया के बाहर वापस जा रहे हो, तो आना और जाना ये दोनों दिन, डिपार्चर एज वेल एज अराइवल, इनको अपन पीरियड ऑफ स्टे में काउंट करते हैं, ठीक है सर। उसके अलावा रुस्तम जैसा जो इंसान है, राइट, जो इंडियन मेंबर्स ऑफ इंडियन शिप होते हैं, इन लोगों का जो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया होता है ना, इट एक्सक्लूड्स अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि जिस दिन ये लोग शिप को ज्वाइन करके कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को साइन इन करते हैं, और जिस दिन उसको साइन ऑफ करते हैं शिप से उतरते वक्त, दोनों दिन इंक्लूडिंग द डेज ऑन विच यू साइंड, ठीक है, ये दोनों दिन का पीरियड जो होता है मिला के, और बीच का पीरियड, ये आउटसाइड इंडिया माना जाता है, ठीक है। तो मतलब 365 में से इसको माइनस कर दो, तो आपको पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया पता चल जाएगा। देखो एक एग्जांपल है, आनंद नाम का एक इंडियन सिटीजन है, हु इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द Singapore bound Indian ship is engaged in the carriage of passengers in international traffic departing from Chennai port, ठीक है। आपका पहला डेट दिया है on 6th of September, ठीक है सर, 6th of September। एक मिनट, अपन देखेंगे पहले इसने साइन कब किया, राइट। कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को इसने 6 सितंबर को साइन इन किया है, और फिर उसके बाद 9th of December को साइन ऑफ किया है, ठीक है, 9th of December को साइन ऑफ किया है। आगे पढ़ो। 6 जून को ये लोग निकले। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ड्यूरिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ आनंद फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 अज्यूमिंग दैट हिज स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स इज 400 डेज। आपको बीते 4 सालों का स्टे दिया हुआ है 400 दिन का, ठीक है। बट ये तो कौन है सर? ये है आपका इंडियन क्रू मेंबर हु इज लिविंग इंडिया, क्योंकि शिप के ऊपर जा रहा है इसलिए, राइट। तो ऐसे केसेस में सेकंड बेसिक कंडीशन तो एप्लीकेबल होगा नहीं। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टे अगर आपका एटलीस्ट 182 डेज आएगा इन द प्रीवियस ईयर, तो ही ये रेसिडेंट हो पाएगा, ठीक है। अब ये देखो, द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप एंड साइनिंग ऑफ द शिप। शिप को ज्वाइन करना और शिप से उतरना, ये दोनों की डेट्स है 6 जून से लेके 9 सितंबर की, राइट, 9 दिसंबर की। तो अगर यहाँ से मैं पीरियड गिनूँ तो सर जून में 6 जून की तारीख को अपन गिनेंगे, और बचे हुए 24 दिन यानी कि 25 दिन। फिर जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, और आपने 9th of December को साइन ऑफ किया है, तो वो साइन करने वाले दिन को भी आप आउटसाइड इंडिया मानोगे, यानी कि 9 दिन वो, ठीक है। तो एक बार गिनो, 62, 87, 87, 117, 117, 148, 148, और ये हो जाएगा 178, 187 डेज का आपका पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद में सर जी आपका स्टे इन इंडिया कितना आ रहा है? 178 डेज का आएगा। जब आप 187 डेज आउटसाइड इंडिया हो, तो सर 365 में से वो माइनस करोगे तो 170 डेज आप इंडिया में रहोगे, और आपका पीरियड ऑफ स्टे 182 से कम आ रहा है, देयरफॉर आप कौन होगे? नॉन रेसिडेंट होगे। सर लेकिन मेरा पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज़्यादा है, और इस साल में 60 डेज से ज़्यादा है, बट मेरे भाई रुस्तम पे सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है सर। उसके बाद सर HUF की अगर बात करूं, तो HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए अपन देखते हैं कि क्या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होली और पार्टली इन इंडिया में सिचुएटेड है या नहीं। अगर नहीं तब तो वो नॉन रेसिडेंट, बट अगर हाँ तो फिर वो रेसिडेंट। सिमिलरली अगर वो एक बार रेसिडेंट बन गया तो आप चेक करोगे कि HUF का जो करता है क्या वो दोनों भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हाँ तो HUF होगा आपका ROR, और अगर ना तो HUF होगा आपका RNOR। सर एडिशनल कंडीशन इस केस में भी सेम रहेगी क्या जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा? बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट द कैरिंग ऑन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज बाय द सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज, एजेंट्स। आपके नौकर लोग जिधर काम कर रहे हैं ना, उस जगह को आप कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। जहाँ पे आपके धंधे का हेड एंड ब्रेन सिचुएटेड है ना, उधर माना जाएगा कि आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर सिचुएटेड है, ठीक है सर। डिफैक्टो कंट्रोल का मतलब नॉट मियरली हैविंग द राइट टू कंट्रोल और मैनेज।
एक सेकंड, माय बैड, डिफैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है डिफैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट मियरली हैविंग द राइट, मतलब एक्चुअल में कंट्रोल एंड मैनेज करना उसको बोला जाता है कंट्रोल, मतलब डिफैक्टो कंट्रोल, राइट, कि मेरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। नॉट जस्ट द फैक्ट कि मेरे पास राइट है कंट्रोल करने का, मैनेज करने का, उससे ये मतलब नहीं होता कि मेरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वहां पे सिचुएटेड है। लोकेशन ऑफ कंट्रोल इज नथिंग बट द प्लेस वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ द बिजनेस और द एडवेंचर इज सिचुएटेड। ठीक है सर। द बिजनेस मे बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड येट इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मे बी होनली विद इन इंडिया। क्यों सर? क्योंकि आपका धंधे का दिमाग जो है, हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर इज सिचुएटेड इन इंडिया। HUF के अफेयर्स पे अगर ध्यान दें तो मियरली बिकॉज द फैमिली हैज अ हाउस इन इंडिया वेयर सम ऑफ द मेंबर्स रिसाइड इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपके HUF मतलब आपकी फैमिली का एक खुद का घर है इंडिया में और वहाँ पे आपके कुछ फैमिली मेंबर्स रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो प्लेस आपका कंट्रोल, मतलब दैट प्लेस कॉन्स्टिट्यूट दैट प्लेस एज द सीट। हाँ, मतलब ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वहाँ पे आपका HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, अनलेस उस जगह से आप बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो। ठीक है सर। तो मेरा अगर खुद का घर भी है इंडिया में और मैं वहाँ, मेरी फैमिली रहती भी है, बट वहाँ से अगर धंधे के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लिए जाते तो मेरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में नहीं माना जाएगा। Separate from the business locations. Sir, place of control may be different from the usual place of running the business and sometimes even the registered office of the assessee. This is because the control and management of a business need not necessarily be done from a place of business or from a registered office of the assessee. जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा धंधा जिधर से मैं कर रहा हूँ मैं डिसीजंस भी वहीं से लूँ, डिफरेंट जगह से हो सकता है ना। सो माई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कैन बी सेपरेट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है सर। एंड लास्टली, सर्टन डिग्री ऑफ परमानेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यहाँ ऑफिस खोला और कल गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सर्टन डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ परमानेंस, कि भाई आप आए हो तो कुछ टाइम तो यहाँ पे रहोगे, राइट सर। चलो, इस हिसाब से आप जो है अपने HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लेते हो। गाइस, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF पे सवाल कब कब आया है सर। रीसेंट पास्ट में अगर मैं बोलूं तो सितंबर 24 और अभी का रीसेंट अटेम्प्ट जो गया है जनवरी 26, ये दोनों भी अटेम्प्ट्स में सर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का जो क्वेश्चन आया था ना, वो इसी चैप्टर से आया था। ठीक है सर, इसी चीज़ का आया था, इसी टॉपिक पे, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन HUF। सर ऐसे तो ना रेसिडेंशियल स्टेटस शॉर्ट है, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता ही है 6 मार्क्स का, राइट। और इस अटेम्प्ट में और सितंबर 24 वाले अटेम्प्ट में HUF पे इन्होंने रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन पूछा था। और एक सिमिलैरिटी बताऊं, दोनों क्वेश्चन में जो असेसी था उसका नाम था मदन। ठीक है, तो पता नहीं इनको मदन और HUF से कुछ लिंक करते हैं क्या ये लोग। एनीवेज, चलो आ जाओ आगे फटाफट से। अगला टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी। सर यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड है क्या होली पार्टी? अगर हाँ तो रेसिडेंट, अगर ना तो नॉन रेसिडेंट। सर हमको पार्टनरशिप फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने में या AOP BOI का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने में मेंबर्स का और पार्टनर्स के रेसिडेंशियल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स कंप्लीटली इमटेरियल फॉर अस। ठीक है सर। उसके बाद आ जाओ फटाफट से रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी पे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी क्या बोलता है, आप ये चेक करो कि कंपनी इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी। अगर कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो कंपनी हमेशा रेसिडेंट होगी, बट अगर कंपनी फॉरेन कंपनी है तो उस केस में आप ये चेक करो कि पोएम का है। पोएम का मतलब होता है सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो आपकी फॉरेन कंपनी विल बी रेसिडेंट। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपके फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, देन इन दैट केस वो फॉरेन कंपनी हमारे लिए होगी नॉन रेसिडेंट। अब सवाल आता है कि ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है। सर वो एक ऐसी जगह होती है जहां से आपके की मैनेजरियल एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एज एन एंटिटी, ठीक है, फॉर एन एंटिटी एज एन होल, आर इन सब्सटेंस मेड। मतलब जहां से आप अपने धंधे के जो भी रेगुलर बेसिस के कमर्शियल और मैनेजरियल डिसीजंस है वो जिस जगह से लेते हो उस जगह को बोला जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ आपके रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम के क्वेश्चन का आधा चैप्टर होता है खत्म। दैट इज नथिंग बट रेसिडेंशियल स्टेटस। नाउ विल मूव ऑन टू द स्कोप ऑफ इनकम वाला पार्ट। ठीक है सर। अब स्कोप ऑफ इनकम में इनकम क्या होता है सर, इनकम दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडियन इनकम, एक होता है सर फॉरेन इनकम, राइट। ऐसा इनकम जो आपको इंडिया में रिसीव हो रहा है या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है।
या फिर सर मैं ऐसा बोलूँ कि रिसीव अगर आउटसाइड इंडिया हुआ है बट अक्रू अराइज इंडिया में हुआ था, या डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया है, तो वो इनकम आपका इंडियन इनकम कहलाता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक ऐसा इनकम जो कि अक्रू और अराइज एंड साथ ही साथ रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, ना तो इंडिया में अक्रू अराइज हुआ ना ही इंडिया में रिसीव हुआ, राइट, वो आपका क्या होगा, फॉरेन इनकम होगा। अब ऐसे में फॉरेन इनकम को इन्होंने ना दो पार्ट्स में बाइफरगेट करा है, ठीक है, अपन ने करा है फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक होता है फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया और प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, राइट। ऐसा मतलब क्या, इसका क्या मतलब, सर आप समझ के चलो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में आप अपना धंधा करते हो, पैसा भी आप वहीं पे रिसीव करते हो, राइट, बट वो जो धंधा है इट वाज सेटअप इन इंडिया, सॉरी वो जो धंधा है वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। या अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक प्रोफेशनल हो और आपने अपना धंधा सेटअप जो है, मतलब धंधा करते ऑस्ट्रेलिया में हो और आप कमाते भी पैसा वहाँ पे हो, बट वो सेटअप इंडिया में हुआ है, तो ऐसे केसेस में वो जो फॉरेन इनकम है वो थोड़ी सी यूनिक है। वो क्यों यूनिक है मैं आपको अभी 1 मिनट में बताऊंगा, ठीक है। और बाकी की जो फॉरेन इनकम होती है वो अदर सेक्शन में आती है। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम का मतलब। ऐसी इनकम जो अक्रू अराइज इन इंडिया में हुई है या फिर रिसीव इंडिया में हुई है, या फिर सर डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया है या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, वो इंडियन इनकम होती है, ठीक है सर। अब इंडियन इनकम जो होती है ना वो सबके हाथ में टैक्सेबल होती है, सबके हाथ में, चाहे वो आरओआर हो, चाहे वो आरएनओआर हो, चाहे वो एनआर हो। लेकिन सर एक फॉरेन इनकम विच इज derived from a business which is controlled in India और profession which is set up in India, वो वाली इनकम जो है सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी और एनआर के हाथ में टैक्सेबल होगी, सॉरी आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी, एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है सर, समझ में आया। मैं आपको यही तो पॉइंट बोल रहा था कि यही एक पॉइंट है जो आपको फॉरेन इनकम में बाइफर्केशन करवाने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। तो ऐसा समझो कि जो आरएनओआर होता है उसका कुछ ना कुछ, मतलब वो रेसिडेंट तो है, ऑल्दो ही इज नॉट सेटिस्फाइंग बोथ द एडिशनल कंडीशन, बट वो एटलीस्ट एक बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। ऑन द अदर हैंड एनआर जो होता है वो आपकी एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन आरएनओआर एंड एनआर इज कि भैया वो वाली जो फॉरेन इनकम है जिसका कहीं ना कहीं इंडिया से रेलेवेंस है, वो आरएनओआर के हाथ में हम टैक्सेबल करते हैं क्योंकि वो कुछ समय तो इंडिया में बिताता है, राइट। ऑन द अदर हैंड एनआर तो इंडिया में बिल्कुल मतलब एकदम नेग्लिजिबल समय बिता रहा है, दैट इज वाई हम उसके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल नहीं करते। एंड सिमिलरली आपका जो फॉरेन इनकम होता है ना अदर्स वाला, वो सिर्फ और सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होता है, आरएनओआर के हाथ में और एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। तो आप ऐसा समझो कि ये जो अपना आरओआर होता है ना इसके हाथ में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, ये दुनिया के किसी के भी कोने में अगर कोई भी पैसा कमा ले इसको इंडिया में उस पैसे पे टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है सर, परफेक्ट। इसके बाद देखो क्या लिखा है, ऑल असेसीज चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, दे विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इनकम विच इज अक्रूड अराइज रिसीव्ड और डीम टू अक्रू अराइज और रिसीव्ड इन इंडिया, वेयर एज, ठीक है, मतलब कोई भी हो चाहे रेसिडेंट हो, आरएनओआर हो या एनआर हो, राइट, उसको इनकम अगर अक्रू अराइज इन इंडिया हुआ है या रिसीव इन इंडिया हुआ है या डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया या डीम टू भी रिसीव्ड इन इंडिया है, उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगा। वेयर एज सिर्फ एक आरओआर ऐसा इंसान होता है, राइट, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के केस में, जिसको ग्लोबल इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है सर, चलो समझ गया। उसके बाद आता है सर आपका नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सर ऐसा है कि ऑल assessees आर लाइबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय देम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर द इनकम अक्रूड। क्योंकि अगर वो इनकम आपको इंडिया में अक्रू अराइज हो गया, सॉरी रिसीव हो गया या डीम टू बी रिसीव हो गया, तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि वो इनकम कहाँ पे अक्रू हुआ था, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी इमीडिएटली ऑन इट्स अक्रूवल और डीम्ड रिसीट, ठीक है सर। जिस टाइम पे वो इनकम अक्रू होगी जिस टाइम पे वो इनकम हमको रिसीव होगी इमीडिएट बेसिस पे सर हम क्या है उसको टोटल इनकम का पार्ट बना लेंगे, ठीक है सर। और रिसीट ऑफ इनकम का मतलब होता है द फर्स्ट ओकेशन वेयर द रिसिपिएंट गेट्स द मनी, राइट। जब उसके कंट्रोल में सबसे पहले बार पैसा आता है ना, उस टाइम को आप बोलोगे
मतलब वही टाइम को आप कंसिडर करोगे कि इनकम हमको डीम टू बी रिसीव हुआ है या रिसीव हुआ है, और उसको आप टैक्सेबल करोगे। अगर आपको सब्सिक्वेंट रेमिटेंस हो रहा है, मतलब आपने पैसा कहीं रिसीव करा फिर सब्सिक्वेंटली इंडिया लेकर आए, तो सब्सिक्वेंट रेमिटेंस आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनता। ठीक है सर, से फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा था, मेरे ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट में पैसा आया और फिर वहां से मैंने उस पैसे को क्या करा, इंडियन बैंक अकाउंट में शिफ्ट करा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ऐसे केसेस में वो सब्सिक्वेंट रेमिटेंस हो रहा है इंडिया में। मैंने जॉब करा ऑस्ट्रेलिया में तो पैसा अक्रूअराइज वहां पे हुआ, मेरे को पैसा रिसीव पहली बार में ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट में हुआ, तो मेरा फर्स्ट रेमिटेंस भी ऑस्ट्रेलिया में ही था, अक्रू भी उधर हुआ, रिसीव भी उधर हुआ, तो वो मेरे लिए इंडियन इनकम नहीं होगा। अब सब्सिक्वेंट रेमिटेंस करने के बाद मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे पैसा इंडिया में रिसीव हुआ और ये इंडियन इनकम है, ये नहीं चलबे। ठीक है सर, उसके बाद इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। कुछ बातें यहाँ पे करिए जो आप आगे चल के चैप्टर्स में पढ़ते हो। ठीक है, एक होता है कि आपने अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करा है और वो कंट्रीब्यूशन आपके सैलरी का 12% से ज़्यादा होता है, और यहाँ पे मेरा सैलरी से मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स। ठीक है सर, प्लस डीए दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है ना सर, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा एक्सेस मतलब सैलरी के 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन मैं आरपीएफ में कर देता हूं, या उस पे मिलने वाला जो ब्याज है वो मुझे 9.5% ऑफ द सैलरी से ज़्यादा का हो जाता है पर एनम बेसिस पे, तो वो चीज़ को आप डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानोगे। ठीक है सर, सिमिलरली contribution by the central government or any other employer under the pension scheme referred under section 80 CCD, ठीक है, ये भी आप डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानोगे। ऑल्सो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से पैसा शिफ्ट करा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। चलो ये समझ में आ गया कि इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है। आगे समझते हैं अक्रू अराइज होने का क्या मतलब होता है। तो सर बहुत सिंपल है, अक्रू अराइज होने का मतलब जैसे जैसे आप काम करते हो, जैसे अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ राइट, आप लोग थोड़े टाइम बाद आर्टिकलशिप करोगे, तो जैसे जैसे आप हर महीना काम कर रहे हो ना, एक एक दिन काम करने पे आपका पैसा अक्रू होते जा रहा है राइट, आपका पैसा इकट्ठा होते जा रहा है। मंथ एंड पे जब आपका सैलरी ड्यू हो जाएगा, आपका स्टाइपेंड ड्यू हो जाएगा, तब वो पैसा आपको मिलता है। सर हमको तो ड्यू होता है तब पैसा मिलता है राइट, लेकिन थ्रू आउट द मंथ जो आप काम कर रहे हो आपका पैसा अक्रू होते जाता है। So when the right to receive the income become vested in its assessee, it is said to accrue or arise, right? For example, salary for the work done in December will accrue throughout the month. Throughout the month accrue होते जाएगा डे टू डे जैसे जैसे आप काम करोगे, बट वो ड्यू होता है इधर 31st ऑफ दिसंबर यानी कि मंथ एंड पे, या अगले महीने के 1st तारीख को, उस जिस दिन अपने को पैसा या स्टाइपेंड मिलेगा। It must be noted that income which has been taxed on accrual basis, accrual basis पे जो पैसे पे आपके ऊपर टैक्स लग चुका है उसको वापस से आप असेस नहीं कर सकते एट द टाइम यू आर रिसीविंग द अमाउंट। यार एक बार तुमने अक्रूवल बेसिस पे जैसा जैसा पैसा अक्रू हुआ तुमने टैक्स लगा दिया ना, अब किसी कारणवश मुझे उस महीने सैलरी ना मिल के 1 महीने बाद मिली, तो क्या 1 महीने बाद जब सैलरी मिल रही है फिर से मेरे को उस पर टैक्स लगाओगे क्या? ऐसा नहीं होगा, एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स नहीं लगा सकते। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए अक्रूवल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद आता है एक लास्ट अपना जो प्रोविजन है इस चैप्टर का, दैट इज सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है सर, इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया का क्या मतलब सर? सर्टन टाइप्स ऑफ इनकम आर डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया इवन दो दे में एक्चुअली अक्रू अराइज आर आउटसाइड इंडिया। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हो रहा है, बट आप कंसिडर करोगे उसको, मान लोगे कि इट इज डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन नंबर 9। ठीक है सर, आ जाओ सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की, कि इनकम अक्रूइंग अराइजिंग टू एन असेसी इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोई इंसान है जिसको इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है राइट, व्हेन विल इट बी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया? जब सर उस इनकम का बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है, मतलब आपको जो पैसा मिला है उसका किसी बिजनेस से मिला और उस बिजनेस कनेक्शन का आपके उस पैसे के मिलने का स्ट्रेट अवे कनेक्शन है इंडिया से। ठीक है सर, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। या सर आपको किसी प्रॉपर्टी से इनकम हुई, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टैंजेबल हो, इंटैंजेबल हो, बट अगर वो प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है, और चाहे आपको पैसा बाहर मिला हो, इट विल बी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान के चलो एसेट सिचुएटेड इन इंडिया वाला रेंट ले लो, रेंटल एग्जाम्पल राइट, मान के चलो आपका हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे सिचुएटेड है और पैसा आपको बाहर मिल रहा है, इट विल बी डीम टू अक्रूइज इन इंडिया क्योंकि आपका प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है, आप ऐसा समझो कि आपके पास कोई शेयर्स है
ठीक है, वो शेयर्स पे सर आपको जो है डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, आपको शेयर्स पे अगर डिविडेंड मिल रहा है तो ऐसे केसेस में सर जी आपका जो सोर्स ऑफ एसेट है, कैपिटल मतलब जो शेयर्स है, वो तो इंडिया में इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका इंडिया में है, ठीक है, उससे अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है, इट विल बी डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया। आपके पास कोई कैपिटल एसेट था, आपका खुद का फ्लैट था इंडिया में, उस फ्लैट को आपने बेच दिया, तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया और पैसा आपको बाहर वाले अकाउंट में रिसीव हुआ है, इट विल अगेन बी डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया, क्योंकि आपका कैपिटल एसेट वॉज सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है सर। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ये 4-5 बातें बोली ना, जिसकी वजह से आप डीम टू अक्रू एज इन इंडिया मानते हो, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट डू नॉट अफेक्ट द टैक्सेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। जैसे कि आपने कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड था, उसको बेच के पैसा बनाया, इट इज डीम टू अक्रू एज इन इंडिया। अब इससे फर्क नहीं पड़ता आपका कैपिटल एसेट मूवेबल है या इमूवेबल है, टैंजिबल है या इनटैंजिबल है, डजेंट मैटर। सिमिलरली आपने आपके कैपिटल एसेट की प्लेस ऑफ रजिस्ट्री, मतलब जो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन था ऑफ द ट्रांसफर, ये इनसाइड हुआ है या आउटसाइड इंडिया हुआ है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अपन कैपिटल एसेट बेचते हैं, जैसे कोई अगर मैंने बिल्डिंग बेची तो मैं उसका रजिस्ट्रेशन जब करवाऊंगा, तो ट्रांसफर का जब रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा तो इन इंडिया कराऊँ आउटसाइड इंडिया कराऊँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा टैक्सेबिलिटी पे। सिमिलरली पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, मुझे पैसा इंडिया में मिले या आउटसाइड इंडिया मिले, डजेंट मैटर, टैक्सेबल होगा क्योंकि इट इज डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया। ठीक है सर। अब एक्सेप्शंस है, कुछ खास पॉइंट्स है जहां पे नॉन रेसिडेंट्स के लिए सर इनकम डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। कब होता है सर ऐसा? सबसे पहला, इनकम इज नॉट डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया फॉर द नॉन रेसिडेंट इफ बिजनेस ऑपरेशंस आर फुल्ली आउटसाइड इंडिया। सर आपके बिजनेस ऑपरेशंस अगर फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, तो हाउ विल इट बी पॉसिबल टू कंसिडर इट एज डीम टू अक्रू एज इन इंडिया? बिल्कुल भी नहीं, राइट। सिमिलरली अगर आपने गुड्स परचेज करें इंडिया में, राइट, बट इट इज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, हम तो चाहते हैं एक्सपोर्टिंग रिच कंट्री बनना, हम तो चाहेंगे कि ना हमारी कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट हो, तो अगर आपने गुड्स परचेज करें फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग इट, राइट, हम उसको डीम टू अक्रू एज इन इंडिया नहीं मानेंगे। और करो भाई, और करो, ठीक है। तीसरा, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन अब्रॉड। सर एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ, यूक्रेन में वॉर हुआ था, तो आज तक से अंजना ओम कश्यप, ठीक है, वहाँ जाके अपने को लाइव कवरेज दे रही थी। अब यहाँ पे सर आज तक जो है शो कहाँ रन कर रहा है? इंडिया में। पैसे कहाँ से बन रहे हैं? इंडिया में। बट वो पैसे बनाने के लिए जो उसकी एक्टिविटी है वो कहाँ हो रही है? यूक्रेन में, आउटसाइड इंडिया, राइट। सिमिलरली अगर मैं उल्टा बोलूँ कि अगर इंडिया में कभी कुछ लफड़े होते हैं और बाहर की कंट्री के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे वो अपनी कवरेज करके ट्रांसमिट करते हैं उसको अब्रॉड, तो आपको क्या लगता है कि अपन उसको डीम टू अक्रू एज इन इंडिया मानेंगे? सर अगर अपन डीम टू अक्रू एज इन इंडिया मानेंगे तो ऐसे केसेस में बाहर वाली कंट्री अपने न्यूज़ रिपोर्टर्स जब उनके कंट्री में जाएंगे तो वो लोग भी उसको टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या चाहते हैं कि जैसे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स अगर कहीं जाए तो उनके पैसे को डीम टू अक्रू एज इन देयर कंट्री ना माने, वैसे हम भी नहीं मानते, ठीक है सर। सिमिलरली डिस्प्लेइंग अनकट डायमंड्स इन स्पेशल गवर्नमेंट नोटिफाइड जोन्स, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए जोन्स में आप अनकट डायमंड का डिस्प्ले करते हो, नॉट डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया। एंड लास्टली, शूटिंग ऑफ फिल्म्स इन इंडिया, अगर एक नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, वो एज अ इंडिविजुअल इंडिया में कोई मूवी शूट कर रहा है, जैसे टॉम क्रूज ने अपनी मिशन इम्पॉसिबल के सीरीज का एक मूवी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रोग नेशन, ठीक है, उसका कुछ पार्ट आखिरी का सीक्वेंस इंडिया में शूट किया था जिसमें अनिल कपूर भी था। तो अगर ऐसा नॉन रेसिडेंट एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, अब अज्यूमिंग कि उसका इंडिविजुअल है, उसने इंडिविजुअली मूवी बनाई, तो ही शुड नॉट बी एन इंडियन सिटीजन। अब टॉम क्रूज तो इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, तो उसके हाथ में वो डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अगर कोई फर्म के तौर पे मूवी बन रही है तो उसका कोई भी पार्टनर रेसिडेंट नहीं होना चाहिए या इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, और कंपनी के केस में नो रेसिडेंट शेयर होल्डर और इंडियन सिटीजन। ठीक है सर, समझ में आया क्या? क्लियर है? ये था आपका पहला क्लॉज सेक्शन 9 का। दूसरे पे आओ। दूसरा बोलता है कि इनकम फ्रॉम द सैलरीज अर्नड इन इंडिया। क्या मतलब सर? आपने काम यहाँ पे किया था, सैलरी यहाँ पे कमाया था, मतलब काम जॉब यहाँ कर रहे थे, फिर आप रिटायरमेंट हो गया, अब उसके बाद अगर आपको कोई सैलरी पेबल थी, ठीक है, फॉर द सर्विसेज विच वॉज रेंडर्ड इन इंडिया, फिर चाहे वो ग्रेचुइटी हो, पेंशन हो, लीव इनकैशमेंट क्यों ना हो, इट विल ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी। ये सारे अमाउंट अगर आपके पेबल रह जाते हैं फॉर द सर्विसेज विच यू रेंडर्ड इन इंडिया, और चाहे आप फिर बाद में बाहर क्यों ना चले गए, आपको वो पैसे बाहर क्यों ना मिले हों, बट दैट अमाउंट विल बी डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया, क्योंकि जो वो पैसे मिल रहे हैं इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप इंडिया में सर्व करके गए थे। ठीक है सर, परफेक्ट। उसके बाद सर अगर आप एज ए इंडियन सिटीजन इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हो आउटसाइड इंडिया,
मतलब सर इंडियन गवर्नमेंट के लिए आप सर्विसेज रेंडर करते हो आउटसाइड इंडिया। सर जो ये IRS वाले होते हैं ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले, इनका इधर उधर कहीं पे भी ट्रांसफर कर देते हैं एम्बेसी वगैरह में, ठीक है। तो अगर मैं US में इंडियन एम्बेसी में काम करता हूँ तो मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ सर? मेरे इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। कहाँ पे कर रहा हूँ? आउटसाइड इंडिया सर्विस दे रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में सर कुछ कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पे उस अमाउंट को, जो सैलरी मुझे सरकार से मिल रही है, वो पैसा मेरे लिए डीम्ड टू ऑथराइज्ड इंडिया माना जाएगा। कब होगा सर ऐसा? सैलरी मस्ट फॉल अंडर द सैलरीज हेड। बाप रे, सैलरी लिख के बोला है भाई, जो भी पैसा आपको सरकार से मिल रहा है इट मस्ट फॉल अंडर द सैलरीज हेड। देने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। लेने वाला इंडियन सिटीजन होना चाहिए, चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेने वाला इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एंड सर्विसेज मस्ट बी रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। उसने सर्विसेज जो है इंडियन गवर्नमेंट को जो वो दे रहा है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ऐसे केसेस में आपको जो सैलरी मिल रही है इट विल बी डीम्ड टू ऑथराइज्ड इन इंडिया। अलॉन्ग विद दैट एक एग्जेम्पशन भी मिलता है ऐसे लोगों को, यार जो अपने देश से दूर, अपने घर बार से दूर, अपने वतन के लिए, क्या बकवास कर रहे हो सर, डायलॉग मत मारो। अरे यार अपनी कंट्री के लिए अगर आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है वो, ठीक है, अपने घर बार से दूर, इतना दूर रह के वो काम कर रहा है, तो ऐसे पे इंसान पे थोड़ी दया खाए अपन ने, और क्या बोला कि इनको कोई भी अलाउंसेस और परक्विजिट्स दिए जाएंगे ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट होगी, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है सर? एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, आप रीड कर लेना। अगला पॉइंट आता है सर, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। मैं समझ के चलो, शेन वॉटसन ने रिलायंस, ठीक है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेस करे। अभी रिलायंस ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो अगर शेन वॉटसन को डिविडेंड मिल रहा है रिलायंस कंपनी से तो इट विल बी डीम्ड टू ऑथराइज्ड इन इंडिया। क्यों सर? क्योंकि वो इंडियन कंपनी है। भले पैसा आउटसाइड इंडिया क्यों ना मिल रहा हो, बट कंपनी तो इंडियन है ना, शेयर्स तो उसने इंडियन कंपनी के लिए हैं, तो इट विल बी डीम्ड टू ऑथराइज्ड इन इंडिया। अब अगले 3 पॉइंट को मैं आपको पढ़ाने के लिए कहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ पे। देखो सर, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। ये एक नॉन रेसिडेंट है। कौन है सर? ये नॉन रेसिडेंट। अपना नाम क्या है नॉन रेसिडेंट का? बिल्लू। बिल्लू ने अगर सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को कोई पैसे लोन पे दिए और सरकार ने बदले में उसको इंटरेस्ट दिया लोन पे ऊपर, तो ये जो इंटरेस्ट है, दिस इंटरेस्ट विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लोन के पैसे का सरकार क्या कर रही है। सरकार चाहे उसका बहुत बड़ा काम करे या उसका अचार डाले, हमें फर्क नहीं पड़ता। नॉन रेसिडेंट को अगर इंडियन गवर्नमेंट से लोन दिए हुए पैसे पे ब्याज मिलता है, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशंस अटैच्ड, दिस ब्याज विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। सिमिलरली अगर कोई नॉन रेसिडेंट आदमी है, वो किसी रेसिडेंट आदमी को पैसे लोन पे देता है और बदले में ब्याज खाता है, तो ये ब्याज जो है डीम्ड टू ऑथराइज्ड इन इंडिया होगा, प्रोवाइडेड ये जो रेसिडेंट है उस लोन को इंडिया में किसी बिजनेस प्रोफेशन में यूज करता हो या एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम कमाने में यूज करता हो। ठीक है सर, परफेक्ट। तीसरा पॉइंट, एक नॉन रेसिडेंट आदमी अगर एक नॉन रेसिडेंट आदमी को पैसे लोन पे देता है और बदले में ब्याज खाता है, तो ये जो ब्याज है इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन द हैंड्स ऑफ दिस नॉन रेसिडेंट ओनली इफ दिस नॉन रेसिडेंट रिसिपिएंट यूजेस दैट लोन अमाउंट इन द बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। सर व्हाट इफ ही यूजेस इन अर्निंग एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम? नहीं भाई, तब ये डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया नहीं होगा। ठीक है सर, इंटरेस्ट के केस में तब ये डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया नहीं होगा। समझ में आया क्या? अगर ये समझा तो आपने अगला क्लॉज कवर कर लिया है। अब चलो सर, ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे सर मैं आपको दोनों क्लॉज एक साथ कवर करवा दूंगा, रॉयल्टी वाला भी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वाला भी। अगर कोई नॉन रेसिडेंट आदमी, अगर कोई नॉन रेसिडेंट आदमी को रॉयल्टी मिलती है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिलता है, इसका क्या मतलब सर? हो सकता है कि एक नॉन रेसिडेंट नाम का इंसान है बिल्लू ने ट्रांसफर करा था कोई अपना खुद का राइट या उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी या उसका कोई इंफॉर्मेशन जिसके पास जिस इंफॉर्मेशन का उसके पास राइट था। तो टीआरपीआई अगर ट्रांसफर करा बिल्लू नाम के नॉन रेसिडेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को, टीआरपीआई मतलब ट्रांसफर ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर सर कोई टेक्निकल सर्विसेज दी, कोई भी मैनेजरियल या कंसल्टेंसी सर्विसेज दी है इंडियन गवर्नमेंट को। अब इंडियन गवर्नमेंट उस चीज़ का कुछ भी करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट जो इस नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज देगा, ये रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन द हैंड्स ऑफ दिस नॉन रेसिडेंट। समझ में आया क्या सर? सिमिलरली अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी रेसिडेंट को या फिर किसी नॉन रेसिडेंट को टीआरपीआई या फिर टेक्निकल सर्विसेज देता है, राइट, और बदले में ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट उस चीज़ को इंडिया में किसी बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ करते हैं या फिर अर्निंग एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम में यूज़ करते हैं, ठीक है,
और जो अगर ऐसा करते हैं तो जो भी ये रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इसको देंगे, चाहे कोई रेसिडेंट दो या नॉन रेसिडेंट दो, वो इस नॉन रेसिडेंट के हाथ में डीम्ड टू अक्रू एज इन इंडिया माना जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अरे हाँ या ना तो बोलो। चलो, इसी के साथ आपने अपना इंटरेस्ट का पॉइंट, रॉयल्टी का पॉइंट, ठीक है, और सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पॉइंट क्लियर कर लिया है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या बोला है देखो, लमसम रॉयल्टी एग्जेम्पशन, पेमेंट्स मेड बाय अ रेसिडेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ राइट्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सप्लाइड बाय अ नॉन रेसिडेंट मैन्युफैक्चरर। कोई नॉन रेसिडेंट मैन्युफैक्चरर ने अगर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सप्लाई करा है, उससे रिलेटेड राइट सप्लाई करे हैं अलॉन्ग विद द कंप्यूटर हार्डवेयर अंडर अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम, गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम के तहत अगर ऐसा किया है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम अक्रूइंग इन इंडिया। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? पेमेंट्स, इट रेफर्स टू द पेमेंट्स फॉर द ट्रांसफर और यूज और इम्पार्टिंग एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द वर्किंग्स of the rights related to the patents, design, trademarks, technical knowledge or the copyrights. It also covers industrial and copyright royalties but exclude capital gains. ठीक है सर, चलो बाकी रीड मार लेना, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मतलब मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज देना और उसके बदले में पैसा चार्ज करना इज नथिंग बट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अरे यस और नो। एंड लास्टली, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी इंडियन रेसिडेंट पर्सन ने किसी भी नॉन रेसिडेंट को, किसी भी फॉरेन कंपनी को या किसी भी RNOR को, ठीक है, विदाउट एनी रीजंस, विदाउट एनी कंसिडरेशन कुछ पैसे गिफ्ट दे दिए, और कितने पैसे सर? सर पैसे जो गिफ्ट में दिए वो मोर देन 50,000, सर एटलीस्ट नहीं, मोर देन 50,000, मतलब अगर इक्वल टू भी दिया ना तो नहीं चलेगा काम, मोर देन 50,000 रुपीज अगर गिफ्ट में दिए विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो ऐसे केसेस में जो ये अमाउंट होगा ना, इट विल बी डीम टू अक्रू राइज इन द हैंड्स ऑफ द NR फॉरेन कंपनी और RNOR। ठीक है, बस याद रखना यहाँ पे कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होगी, रोकड़ा देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। ठीक है क्या सर? अरे हाँ या ना। इसी के साथ सर आपका जो है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन समाप्त होता है। अपन ने एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं, कोई भी चीज़ मैंने ऊपर से नहीं पढ़ाई, मैंने आपको मेरे क्लास नोट्स के जो एग्जाम्पल्स में यूज़ करता हूँ उससे भी पढ़ाया है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ ट्रिकी पॉइंट्स में कुछ बच रहा है क्या, नहीं। ये वाले चार्ट्स भी मैंने आपको कवर करा दिए, राइट। ठीक है सर, आ जाओ फटाफट, आप लोग कहाँ पे आओगे? मास्टर क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है, आ जाओ मास्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। जस्ट अ सेकेंड। चलो गाइस, तो पहला मास्टर क्वेश्चन क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम क्या बोलता है? अरे भाई क्या, अभी तो पता है। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन करना है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर धनुष एंड कंप्यूट करना है टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, राइट। एक सेकेंड बॉस, कुछ एरर आ रहा है।
चलो सर, क्या बोल रहा है, अपने को धनुष का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है और उसकी टोटल इनकम डिटरमाइन करनी है। ठीक है सर, धनुष जो है एक इंडियन सिटीजन है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। धनुष कौन है? धनुष एक इंडियन सिटीजन है। ठीक है, उसकी एज 35 ईयर्स की दी है एंड ही इज वर्किंग इन एबीसी लिमिटेड मुंबई। ही गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम XYZ इनकॉर्पोरेशन यूएसए ऑन 1 जून 2024। ठीक है, इसको आउटसाइड इंडिया यूएस की एक कंपनी से जॉब ऑफर आया 1 जून को। He left India for the first time on 31 जुलाई 2024 and joined XYZ Incorporation on 8 अगस्त 2024। ये इंडिया छोड़ के कब गया? 31 जुलाई को। ठीक है, एंड ज्वाइन कब किया इसने जॉब? 8 अगस्त को। तो मेरे लिए काम की डेट कौन सी है सर? मेरे लिए काम की डेट है 31 जुलाई। ठीक है सर, 31 जुलाई वाली जो तारीख है वो मेरे लिए काम की होगी, क्योंकि वो उस दिन पे पहली बार इंडिया छोड़ के गया है। ठीक है, ही लेफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वाली पॉइंट को भी मैंने हाईलाइट किया है। परफेक्ट सर। उसके आगे सर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26 धनुष विजिटेड इंडिया फ्रॉम 25 फेब 2025 टू 29 सितंबर 2025। 25-26 के साल में ये इंडिया भी आया है लौट के। ठीक है ना सर, ही हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26, और 25-26 के साल में इसने फॉलोइंग इनकम भी कमाई है। ठीक है सर, समझ गया। तो आप यहाँ से समझो कि उसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कितना आ रहा है सर। वो कब आया? 25 जून को। तो अराइवल वाला दिन भी गिनेंगे और बचे हुए 5 दिन भी गिनेंगे, तो 6 डेज जून के, फिर जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज एंड सितंबर के 22 डेज, राइट। तो 62, 22, 84 और 6 दिन 90 डेज। ठीक है सर, पीरियड ऑफ स्टे कितना आ रहा है? 90 डेज का आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है कि नहीं? 90 डेज मैंने कुछ मिस करा क्या सर? जून नहीं, मई, अच्छा मई, जून मिस करा मैंने। एक मिनट रुको, मैंने कुछ मिस करा है, चेक कर लेते हैं सर। मैंने जून का महीना नहीं गिना, 30 डेज। ठीक है सर, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं सर। वो कब गया? 31 जुलाई को गया। अच्छा, तो पहले के भी तो दिन गिनोगे आप? एक सेकेंड रुको, 31 जुलाई को छोड़ के गया 24 में, अपन 25-26 का गिन रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, और ये इंडिया है 25 मई को। 7 दिन रहेंगे, माय बैड, 7 दिन रहेंगे भाई साहब। जून में नहीं आया, ये मई में आया है। मई में 31 दिन होते हैं, राइट। 25 तारीख को या आ गया तो 25 तारीख का दिन और बचे हुए 6 दिन। ठीक है, तो 7 डेज रहेगा। तो टोटल इसका पीरियड ऑफ स्टे कितना रहेगा? 121 डेज का रहेगा। ठीक है, 121 डेज कहाँ पे रहेगा? ये इंडिया में रहेगा। ठीक है, परफेक्ट सर। उसके आगे सुनते जाओ, उसके आगे क्या हो रहा है? अब 121 डेज रह रहा है और ये इंडिया छोड़ के गया था फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो इस पर सेकेंड बेसिक कंडीशन तो लगेगी नहीं। और रेसिडेंट होने के लिए या तो भाई साहब को क्या करना पड़ेगा? 182 डेज रहना पड़ेगा, राइट। और 182 डेज ये रह नहीं पा रहा है, तो मुझे तो लग रहा है ये नॉन रेसिडेंट होगा। बट अभी मैं कंक्लूजन पे नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे को बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ना है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि भाई साहब, सैलरी फ्रॉम XYZ इनकॉर्पोरेशन यूएसए रिसीव्ड इन यूएसए, मतलब फॉरेन में अक्रू हुआ, फॉरेन में ही रिसीव हुआ, ये मेरा फॉरेन इनकम है 7 लाख रुपए का। उसके बाद में सर, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिला है तो ये मेरा इंडियन कंपनी है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम माई इंडियन सोर्स, ये इंडियन सोर्स का कंपनी हो गया। परफेक्ट सर। उसके बाद में सर, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन पंजाब, सर ये भी मेरा इंडियन सोर्स का इनकम है, बट ये जो इनकम होता है ये एग्जेम्प्ट होता है। क्यों सर? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद सर, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन लखनऊ, सर आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है? लखनऊ में। प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ पे है? इंडिया में। तो ये आपका इंडियन इनकम होगा क्या? बिल्कुल इंडियन इनकम होगा। बट सर आपको रेंट रिसीव हुआ है, ये कंप्यूटेड इनकम नहीं है हाउस प्रॉपर्टी का, रेंट रिसीव हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 4 लैक्स में से 30% माइनस करना पड़ेगा। दैट विल गिव यू 2.8 लैक्स का इंडियन सोर्स का इनकम। ठीक है सर, ये इंडियन सोर्स का इनकम हो गया। उसके बाद, प्रॉफिट्स फ्रॉम अ प्रोफेशन इन यूएसए विच वॉज सेटअप इन इंडिया एंड रिसीव्ड ओवर देयर, सर प्रॉफिट्स फ्रॉम अ प्रोफेशन इन यूएसए जो कि सेटअप इन इंडिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा सर? यहाँ पे
आपका इंडियन सोर्स से इनकम कितना आ रहा है सर, ये वाला भी इंडियन सोर्स का इनकम रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर। ठीक है, अब आप एक काम करो, नहीं एक सेकेंड, ये इंडियन सोर्स का इनकम नहीं रहेगा, ये इंडियन सोर्स का इनकम रहेगा क्या, नहीं, ये वाला तो एग्जेम्प्ट रहेगा। देखो आपको क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ये 550 को लेना पड़ेगा, ये 55 नहीं रहेगा, ये 2,08,000 को लेना पड़ेगा, तो आपको कितना आएगा 7,830, और ये 6 लाख का भी इंडियन सोर्स का ही रहेगा इनकम। ठीक है, ये इंडियन सोर्स का रहेगा, दिस विल गिव यू हाउ मच 6 लैक्स। अब आप यहाँ पे टोटल लगाओ, 5,50,6 कितना आ रहा है 11,50,000, फिर उसमें 2,80 ये आ रहा है 14,30,000। तो मतलब इसका ये कि आपका इंडियन सोर्स का इनकम ड्यूरिंग द विजिट कितना है सर, इंडियन सोर्स से इनकम जो है वो आ रहा है 14.3 लैक्स का। ठीक है सर, 14.3 लैक्स का इनकम आ रहा है। अब क्योंकि ये इनकम आपका 15 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा, राइट, ये इनकम आपका 15 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में सर आपके ऊपर वो जो क्या कहते हैं डीम रेसिडेंट का टॉपिक है ना, वो भी नहीं लगना चाहिए। बराबर है क्या सर, आपका इंडियन सोर्स से इनकम कितना आ रहा है 14,30,000 का आ रहा है। आपका जो है धनुष इज एन इंडियन सिटीजन हु कम्स टू विजिट ओनली फॉर 121 डेज इन प्रीवियस ईयर 25-26, एंड उसका जो टोटल इनकम है अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में सर ही वुड बी अ नॉन रेसिडेंट। ठीक है सर, ये कौन होगा, ये नॉन रेसिडेंट होगा। और नॉन रेसिडेंट के हाथ में क्या क्या इनकम टैक्सेबल होगा सर, नॉन रेसिडेंट के हाथ में इंडियन सोर्स वाला इनकम तो टैक्सेबल होगा, ये होगा, ये भी होगा, लेकिन ये जो 6 लाख रुपए वाला अमाउंट है ये उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ये टैक्सेबल होता था ROR के हाथ में और RNOR के हाथ में, NR के हाथ में ये पैसा टैक्सेबल नहीं होगा। तो इन शॉर्ट उसके हाथ में कितना पैसा टैक्सेबल होगा, 5,50,000 और 2,80,000। ठीक है, यानी कि 8,30,000 रुपए का टैक्सेबिलिटी आएगा। दिस इज योर आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है क्या सर? चलो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है अपन ने पहले बताया कि सेक्शन 1 के हिसाब से इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही और शी स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days or more during the relevant previous year in case such person has the total income other than the income from foreign sources not exceeding 15 lakhs. Point to be noted. However, if such person has a total income other than इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख, वो रेसिडेंट बन जाएगा इफ ही हैड ऑलरेडी if he has been in India for at least 120 days during the relevant previous year and has been in India during 4 preceding previous year for at least 365 days. जैसे मतलब मैंने बताया था आपको कि सेकेंड बेसिक कंडीशन विद अ स्लाइट वेरिएशन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर। ऑल्सो इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स का मतलब होता है इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया एंड विच इज नॉट डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। फिर अपन ने बताया कि इंडियन सोर्स से इनकम 14,30,000 आ रहा है, ठीक है, विच इज़ लेस देन 15 लाख्स, और अपना पीरियड ऑफ स्टे भी 121 दिन है विच इज़ लेस देन 182 डेज। तो ऐसे केसेस में ना तो अपन के ऊपर सेकेंड कंडीशन अप्लाई होगा, ना सेकेंड कंडीशन विद अ स्लाइट वेरिएशन अप्लाई होगा, और अपन बन जाएंगे नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट के हाथ में सिर्फ 2 इनकम टैक्सेबल होगी, बाकी की इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। चलो 2 क्वेश्चन और बचे, फटाफट निपटाते हैं उनको। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, आपको क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है मिस्टर राम और मिसेस आशा का, एंड उनकी टोटल इनकम बतानी है फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 इग्नोरिंग द प्रोविजंस ऑफ 115 BAC। ठीक है, पहले बोला है आशा जो है वो एक इंडियन सिटीजन है, शी इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। आशा एक इंडियन सिटीजन है, वो लॉयर बाय प्रोफेशन है। शी स्टार्टेड हर कंसल्टेंसी प्रोफेशन इन इंडिया इन 2022। उसने कंसल्टेंसी का धंधा कब चालू करा, 2022 में, बाय द नेम ऑफ न्यू वे एसोसिएट्स। इन मई 2024 शी गॉट मैरिड टू मिस्टर राम जो कि एक अमेरिकन सिटीजन था। आशा कौन है, आशा एक इंडियन सिटीजन है, लेकिन जिससे उसने शादी करी वो एक अमेरिकन सिटीजन है। राम केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। राम बहुत सालों में क्या, जीवन में पहली बार इंडिया आया। कब आया इंडिया वो इंडिया आया सर 1 मई 2023 को। ठीक है सर, 1 मई 2023 को राम बाबू इंडिया आए और उन्होंने इंडिया में एक MNC ज्वाइन करी। ठीक है सर, समझ गया। उसके बाद ही गॉट अ प्रमोशन एंड वाज ट्रांसफर्ड टू दुबई एंड ही लेफ्ट फॉर दुबई ऑन 1 अक्टूबर 2024। वो दुबई छोड़ के दुबई के लिए निकल गया इंडिया छोड़ के 1 अक्टूबर 2024 को। मिसेस आशा अकम्पनीड हिम टू दुबई, और आशा भी उसके साथ दुबई चली गई।
शी स्टार्टेड हर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी ओवर देयर, उसने दुबई में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चालू कर दिया. बोथ ऑफ देम केम टू इंडिया फॉर 3 months. बोथ ऑफ देम केम टू इंडिया फॉर 3 months. ठीक है, फ्रॉम जून टू अगस्त 2025 अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने, आशा के फैमिली के साथ. दोनों लोग जून से अगस्त, यानी कि सर कितने दिन के लिए इंडिया आए, उन दोनों का पीरियड ऑफ स्टे 25-26 में अगर आप देखो तो चाहे वो आशा हो या वो राम हो, इट इज़ जून के 30 दिन, जुलाई के 31 डेज एंड अगस्त के 31 डेज, विच इज़ 92 डेज. दोनों का पीरियड ऑफ स्टे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 92 डेज का रहेगा. परफेक्ट सर. ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि फॉलोइंग इनकम दी हुई है, राम की दी हुई है, और यहाँ पे सर ये जो है ना, ये मिसेस आशा की इनकम दी हुई है. ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक. अब चलो मेरी एक बात को ध्यान से सुनो. आपका जो ये अमेरिकन सिटीजन था, क्या नाम था इसका, राम. राम के ऊपर तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं लगेगा ना कि उस पर सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट. सर यहाँ पे अगर आप आशा की ऑन द अदर हैंड बात करो तो आशा एक इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया विजिट करने आ रही है, राइट. तो यहाँ पे उस पर सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी, और हो सकता है सेकेंड बेसिक कंडीशन लगे विद स्लाइट वेरिएशन अगर उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा का हो. ठीक है ना. चलो, तो राम जो है वो तो सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करके भी रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि इस साल में तो उसका पीरियड ऑफ स्टे 60 डेज से ज्यादा है. देखने वाली बात यह है कि बीते हुए 4 सालों में क्या उसका पीरियड ऑफ स्टे 365 डेज से ज्यादा है. तो अगर मैं राम की बात करूं तो राम इंडिया फर्स्ट टाइम आया था 1 मई 2023 को. तो 23-24 में तो 365 दिन में से सर ये 365 ना, 24 नहीं, ये तो लीप ईयर था 23-24 वाला साल. तो 23-24 वाले साल में 365 डेज में से अगर आप सिर्फ अप्रैल के 30 दिन हटा दो, ठीक है, तो जो राम है उसका पीरियड ऑफ स्टे इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स कितना आएगा सर. सर 23-24 में 336 डेज आएगा. ठीक है, और फिर 24-25 में भी जो है ना वो अक्टूबर 1 तक के इंडिया में ही था. मतलब कि सर 30 दिन अप्रैल के, 31 डेज मई के, 30 डेज जून के, 31 डेज जुलाई के, 31 डेज अगस्त के, 30 डेज सितंबर के एंड 1 दिन अक्टूबर का. इसका मतलब कितना हो रहा है, 30 30 30 91 91 और 92 183 184 और ये आपका 336 184 और 336 520 डेज आ रहा है. 520 डेज का इसका पीरियड ऑफ स्टे आ रहा है बीते 4 सालों में, विच इज बाय फार मोर देन 365. तो राम जो है ना वो रेसिडेंट तो हो जाएगा, ऑल्दो ही विल नॉट बी एबल टू बी बिकम ROR, क्योंकि वो पिछले 10 सालों में 2 साल में रेसिडेंट नहीं बनेगा और बीते हुए 7 सालों में उसका पीरियड ऑफ स्टे 730 दिन से ज्यादा नहीं होगा. तो इसका मतलब तो ये है कि वो RNOR रहेगा. मेरे को राम का तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऐसे ही पता चल गया कि ही विल बी RNOR. ठीक है, अब RNOR अगर राम है तो देख लेते हैं उसके हाथ में कौन सी इनकम अपने को टैक्सेबल करनी है. सर सबसे पहले बोला है यहाँ पे कि सैलरी फ्रॉम अ कंपनी इन दुबई नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई. कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नॉट टैक्सेबल होगा क्योंकि ये इंडिया में रिसीव नहीं हुआ. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम अ सेल ऑफ शेयर्स ऑन द ऑफ एन इंडियन कंपनी, ये टैक्सेबल होगा बॉस. दिस विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, उसके बाद इन्होंने बोला है अगले लाइन में कि भाई को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ है दिल्ली में और ब्रैकेट में लिखा है कंप्यूटेड, मतलब 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये भी टैक्सेबल होगा एज इट इज. एंड लास्टली बोला है डिविडेंड फ्रॉम द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है सर, तो राम के हाथ में 6 लाख 710 और 7,75,000 की टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए. ये रहा आपका आंसर. ठीक है, चलो पहले राम का रेसिडेंशियल स्टेटस देख लेते हैं. राम एक अमेरिकन सिटीजन है जो कि इंडिया विजिट करने आता है 25-26 में 3 महीने के लिए, 1 अक्टूबर से लेके 1 मई, और वो उसके पहले भी 1 मई 2023 से 1 अक्टूबर 2024 में इंडिया में रह चुका है. इसका मतलब इस साल में वो 92 डेज रहता है, विच इज़ मोर देन 360 डेज. एंड पिछले 4 सालों में उसका पीरियड ऑफ स्टे 520 डेज का होना चाहिए, राइट. मैं यहाँ पे लीप ईयर दिन गिनना भूल गया, 520 डेज होना चाहिए, विच इज़ अगेन मोर देन 365. तो ऐसे केसेस में राम जो है वो एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर ही विल बी अ रेसिडेंट. बट बीते 7 सालों में उसका पीरियड ऑफ स्टे लेस देन 730 डेज है, तो वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई ना करने की वजह से RNOR बन जाएगा. Since Ram is a resident but not ordinary resident, income which accrue arises in India
deemed to accrues in India, received in India, deemed to be received in India, and income derived from a business which is controlled or from a profession which is set up in India, वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। और मैंने आपको बता दिया कि कितनी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। ऑन द अदर हैंड आशा के केस में अपने को पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग हर विजिट उसका इंडियन सोर्स से इनकम कितना आ रहा है, क्योंकि देखो वो एक ऐसी है इंसान है, इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया विजिट कर रही है, तो उस पर सेकेंड बेसिक कंडीशन तो नहीं लगेगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन विद अ स्लाइट वेरिएशन लग सकता है अगर इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख एक्सीड करती है। देख लेते हैं हो रहा है क्या वैसा। यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट फ्रॉम अ कंसल्टेंसी प्रोफेशन इन दुबई विच वाज सेटअप इन इंडिया, ठीक है, नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई इन इंडिया, नॉट लाइबल टू टैक्स इन दुबई, ठीक है सर, ये आप बोल सकते हो इंडियन सोर्स का पैसा है, इंडियन सोर्स का है। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम अ कंसल्टेंसी प्रोफेशन, ये भी आपका इंडियन सोर्स का पैसा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ ब्रिटिश कंपनी क्रेडिटेड टू हर दुबई बैंक अकाउंट, ठीक है सर, क्रेडिटेड टू हर दुबई बैंक अकाउंट। ऐसे केसेस में 60,000 जो होगा ये होगा आपका फॉरेन सोर्स का पैसा, राइट, ये आपका फॉरेन सोर्स का पैसा होगा, क्योंकि शेयर्स जो हैं वो ब्रिटिश कंपनी के रिसीव हुए दुबई बैंक अकाउंट में, इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। और उसके बाद आपको जो हुआ है वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो उसको आप ना सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, राइट। तो इसका अभी अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि इंडियन सोर्स से पैसा कितना बन रहा है, सर एग्जैक्ट 15 लाख बन रहा है, राइट, 12 + 3, इज इट ग्रेटर देन 15 लैक्स, नो, इज इट इक्वल टू 15 लैक्स, यस। तो अगर लेस देन इक्वल टू होता है ना तो आप पे सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है आपके केस में, सेकंड बेसिक कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब उस एंगल से भी ये रेसिडेंट नहीं बन रही। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये 15 डीम्ड रेसिडेंट बन सकती है, तो आंसर इज नहीं, डीम्ड रेसिडेंट भी नहीं बन सकती, क्योंकि डीम्ड रेसिडेंट बनने के लिए भी आपका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है, आंसर में बताया है कि आशा जो एक इंडियन सिटीजन है वो विजिट करने इंडिया आती है 92 डेज के लिए, सिंस शी डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, ना 182 डेज का ना 120 डेज का, शी इज नॉट अ रेसिडेंट। However, ये डीम रेसिडेंट बन जाएगी इफ हर टोटल इनकम अदर दैन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड्स 15 लाख, क्योंकि इसकी इनकम पे दुबई में टैक्स नहीं लगने वाला, बट इसकी जो इंडियन सोर्स से इनकम है वो एग्जैक्ट 15 लाख है, इट इज़ नॉट एक्सीडिंग 15 लैक्स। देयरफॉर आशा जो है वो नॉन रेसिडेंट बनेगी। और अगर आशा नॉन रेसिडेंट बनेगी तो उसके हाथ में सिर्फ वो 3 लाख रुपए का जो कंसल्टेंसी प्रोफेशन का प्रॉफिट कमाया है उसने इंडिया में वो टैक्सेबल होगा, वो दुबई वाला अमाउंट भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो RNOR के हाथ में टैक्सेबल होता है, ना कि NR के हाथ में। समझ में आया? तो उसके हाथ में सिर्फ 3 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे। अरे यस और नो, अरे हाँ या ना तो बोलो, ठीक है। इसके बाद आता है सर आपका स्कोप ऑफ इनकम का क्वेश्चन, एंड दिस इज द परफेक्ट मास्टर क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। देखो सर करना क्या है आपको ROR का, RNOR का और NR का, इन लोगों के हाथ में फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को बताना है कि ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले इनकम विच इज़ अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन दुबई विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, ऐसा इनकम जो कि आपका दुबई के बिजनेस से अर्न किया आपने और वो कंट्रोल हो रहा था दिल्ली से, और 65,000 इंडिया में रिसीव हुआ है, तो मेरे भाई ROR के हाथ में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, पूरा 80,000 टैक्सेबल होगा। RNOR के हाथ में 65,000 इंडिया में रिसीव हुआ है, वो तो टैक्सेबल होगा ही, बट सर अगर आपका धंधा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है तो ROR के हाथ में भी पूरा पैसा टैक्सेबल होगा, बट NR के हाथ में सिर्फ वो पैसा टैक्सेबल होगा जो कि इंडियन इनकम है, राइट, जो कि NR के हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा। अगला बोला है पेंशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन दुबई, और ब्रैकेट में लिखा है कंप्यूटेड। मेरे भाई ये ऐसा है कि आपने सैलरी यहाँ पे काम यहाँ पे किया था, सैलरी आपको बाहर मिल रही है, सर ये तो 24,000 सबके हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है सर, ये 24,000 सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। उसके बाद में बोला है डिविडेंड मिल रहा है आपको एक ऑयल कंपनी से जो कि दुबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है, एंड वो रिसीव भी दुबई में हो रहा है। भाई कंपनी बाहर की, मिल बाहर रहा है, ठीक है, ना तो इंडिया में रिसीव हो रहा है ना अक्रूअराइज हुआ है, तो ऐसे केसेस में ये 15,000 सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल होंगे, ROR के हाथ में, बाकी RNOR के हाथ में और NR के हाथ में नॉट टैक्सेबल होगा। उसके बाद में सर रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दुबई, राइट, विच इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन दुबई एंड लेटर ऑन इट इज रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स। भाई साहब सब्सिक्वेंट रेमिटेंस इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता। हाँ, ROR के हाथ में 70,000 माइनस 30% करने के बाद 59,000 टैक्सेबल होगा,
लेकिन एनआर के हाथ में और आरएनओआर के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो सब्सिक्वेंट रेमिटेंस इज नॉट कंसिडर्ड टू अक्रूअराइज और डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया, और ना ही रिसीव्ड इन इंडिया। डिविडेंड मिला है आपको सनसेट लिमिटेड से, जो कि एक इंडियन कंपनी है, एंड वो रिसीव दुबई में हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, अक्रूअराइज इंडिया में हुआ है क्योंकि इंडियन कंपनी है। इंटरेस्ट बोरोड इन द बोरोड मनी फॉर प्रीवियस ईयर 25-26 अमाउंटेड टू 16,000। अब ये एक पॉइंट ऐसा है ना, अदर सोर्सेज में आप पढ़ते हो कि अगर आप डिविडेंड कमाते हो तो उस इनकम के अगेंस्ट आप एक खर्चा माइनस कर सकते हो, एंड दैट एक्सपेंसेस ऑफ इंटरेस्ट का। अब वो इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो आप माइनस तो कर सकते हो, बट मैक्सिमम अप टू द लिमिट ऑफ 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता वो। तो यहाँ पे सर क्योंकि इंडियन कंपनी है तो पैसा तो सबके हाथ में टैक्सेबल होगा, बट सवाल आता है कितना। तो सर 78,000 का 20% अगर मैं करने चाहूँगा तो 15,600 आएगा। तो खर्चा 16,000 का आपने भले किया हो, बट डिडक्शन आपको 15,600 का ही मिलेगा। तो 78,000 में से आप 15.6 माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, इट विल गिव यू 62,400। ये जो 62,400 है ये सबके हाथ में टैक्सेबल होगा, ये 62,400 सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है सर, एक बार क्रॉस चेक कर ले, हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन द मनी बोरोड बाय मिस्टर दिपेश, जो कि एक नॉन रेसिडेंट है, फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी। ठीक है सर, आप समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। पैसा बोरो करा था दिपेश ने, जो कि एक नॉन रेसिडेंट है, और उसने आपको ब्याज दिया कितने रुपए का, 55,000 का। अब वो जो नॉन रेसिडेंट आदमी है जिसने आपको ब्याज दिया है, ठीक है, वो इंसान उस पर्पस उस लोन के अमाउंट को यूज कर रहा है इंडिया में किसी बिजनेस में, प्रोफेशन में नहीं, बल्कि किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। और अपन ने पढ़ा था बिल गेट्स जब एलॉन मस्क को लोन देता है और उस पर ब्याज मिलता है, तो वो ब्याज उसके हाथ में डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया तभी होता है जब एलॉन मस्क उसको बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया में लगाए, ना कि अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में। तो ये जो इनकम है इंटरेस्ट का, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा, बाकियों के हाथ में ये डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। देखो सर ये रहा, ठीक है सर, जमा क्या। उसके बाद देखो, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन भूटान। अरे मेरे भाई, रिसीव्ड इन इंडिया, लैंड इंडिया में होता ना तो एग्जेम्प्ट होता, बट लैंड तो भूटान में है और पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है, तो सबके हाथ में 25,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है सर, पास्ट फॉरेन टैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया। नहीं नहीं भाई, ये टैक्सेबल नहीं होगा किसी के भी हाथ में। ठीक है सर, ये किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड टू शाइन लिमिटेड, अ फॉरेन कंपनी, फॉर द बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहा है, फीस फॉर द टेक्निकल सर्विसेज टू शाइन लिमिटेड, एक फॉरेन कंपनी को आपने जो है रेंट सर्विसेज रेंडर करी थी, टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, उसके बदले में आपको फीस रिसीव हुआ है फॉर द बिजनेस विच इज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। आपने अगर किसी फॉरेन कंपनी को, किसी नॉन रेसिडेंट को, ठीक है, एक सेकेंड, फीस फॉर द टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड टू शाइन लिमिटेड, हाँ ओके, आपने किसी फॉरेन कंपनी को यानी किसी नॉन रेसिडेंट को टेक्निकल सर्विसेज दी थी फॉर देयर बिजनेसेस आउटसाइड इंडिया एंड पैसा भी आपको आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है, तो ऐसे केसेस में ये डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया नहीं होगा। ये 12,000 सिर्फ आपके आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होंगे सर। ठीक है, अगर वो शाइन लिमिटेड जो है इंडिया में उसको यूज करता ना टेक्निकल सर्विसेज को, तो बात कुछ और होती थी। ठीक है, बट वो आउटसाइड इंडिया यूज कर रहा है और ना पैसा इंडिया में रिसीव हो रहा है। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम अखिल, एक रेसिडेंट है, फॉर द टेक्निकल सर्विसेज गिवन टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अरे यार, फिर से तुम आउटसाइड इंडिया क्यों जा रहे हो बार बार, तुम फिर से आउटसाइड इंडिया चले गए। ठीक है, ये 20,000 भी सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, एनआर के हाथ में और आरएनओआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, अरे मेरे भाई कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हुआ है तो ये जो है 50,000 रुपये, ये आरओआर के हाथ में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, क्योंकि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो आरएनओआर के हाथ में भी होगी, बट एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे ये नहीं बोला कि ये रिसीव इन इंडिया हो रहा है कि नहीं। अगर ये रिसीव इन इंडिया बोल देता तो मैं एनआर के हाथ में भी टैक्सेबल कर देता था। एंड लास्टली, आपको 51,000 रिसीव हुए हैं फ्रॉम योर अंकल, जो कि इंडियन रेसिडेंट है, ऑन द ओकेशन ऑफ हिज मैरिज। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब कभी भी आपको आपके मैरिज के ओकेशन पे कोई चीज़ मिलता है, राइट, फिर चाहे वो 50,000 से ज़्यादा का भी क्यों ना हो, वो एग्जेम्प्ट होता है। 56(2)(10) में अपन ने पढ़ा है कि ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज अगर अपने को कोई पैसा मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो वो एग्जेम्प्ट होता है।
और इसीलिए यहाँ पे मैंने वो 51,000 रुपये, जो कि आप सोचते थे कि मुझे अगर नॉन रेसिडेंट को किसी इंडियन रेसिडेंट ने अगर 51,000 रुपये दे दिए तो वो मोर देन 50,000 होने के वजह से डीम टू ऑकराइज इन इंडिया मान लूँगा, राइट। लेकिन ऐसे केसेस में टैक्सेबल नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होगा बिकॉज इट इज़ रिसीव्ड ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज। समझ में आया? क्लियर है क्या बॉस? तो इसी के साथ आपका 75 मिनट्स के अंदर अपन ने पूरा का पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस अलॉन्ग विथ 3 इंपॉर्टेंट मास्टर क्वेश्चंस अपन ने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आपका पूरा अच्छा रिविजन हुआ होगा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम का। अगर आप लोग को इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद द रिविजन ऑफ सैलरी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और टैक्स का टेंशन मत लेना बिकॉज मैं हूं ना।